कौन सी ब्रांच में हो? बड़ौदा में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जो पूरा लेकिन आप बड़ौदा बंद पढ़ते हो या यहाँ पढ़ते हो? नहीं, मैं अभी बड़ौदा में जॉब। आपकी क्या परिस्थिति है? मेरा अभी लास्ट ईयर डिप्लोमा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रोल में है। आउटर मतलब उनकी इंक्वायरी आई होगी। रेफरेंस के थ्रू गया था। एक्चुअली मेरे पापा जो है उनके फ्रेंड, उनके रिलेटिव वहाँ पर काम करते हैं, तो उनके रेफरेंस के थ्रू। आपके हिसाब से कौन सी सही उम्र होती है शादी करने की? आज के एज में लोग 25 to 27 के बीच में करते हो हैं। जानी चाहिए। हाँ, आज कैसे चलेगा घर? वो ऐसी परिस्थिति कब थी? वो अभी फाइनल की एग्जाम थी, हाँ। उसके एक साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से उसका राइट एल्बो में कुछ हो गया था। लेकिन पहले दाने चाने की शॉप कहाँ पर चालू की थी? ऐसा था कि वो जो लारी वाले लेते हैं ना, हाँ, उनको हम सप्लाई करते अच्छा अच्छा, हैं ऐसा। वेरी गुड। तो मेरे मामा ये सब भी मतलब दाने चने की शॉप Very good. ऐसी फैमिली से। नमस्कार दर्शक दोस्तों, निखिल मद्रासी पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत है सूरत का जाना माना पहचाना हुआ चेहरा सीए रवि चौचरिया। आरसीआई रवि चौचरिया इंस्टीट्यूट जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब सिर्फ आसमान छूना बाकी है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये सीए आरसीआई रवि चौचरिया इंस्टीट्यूट की एक अलग सी पहचान है, पहल है, वो है सीए स्टार्स मिशन। ये सीए स्टार्स मिशन ऐसे बच्चों को आगे लाने में मदद करता है जिन्होंने जिंदगी में शायद कहीं सोचा भी नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता है। तो रवि जी, ये जो सीए स्टार मिशन है, सीए स्टार मिशन आपने कब शुरू किया? और उनकी मतलब हर एक चीज में एक प्रेरणा होती है। कुछ जीवन में ऐसा बनता है कि आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये कैसे शुरू हुआ? और आज तो हमारे साथ ये जो दो होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, कई लोग ऐसे भी है जो आज शायद इस एपिसोड में उपस्थित ना हो पाए। इनकी एक दो लोगों की स्टोरी से हम अगर बात की शुरुआत करते हैं तो लोगों को ये अच्छी तरह से हम समझा सके कि एक मानवतापूर्ण कार्य की क्या उपलब्धियां हो सकती है। सीए स्टार्स प्रोग्राम तो मेरे हृदय में शुरुआत से ही रहा है। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, शिक्षा का प्रदान करना चालू किया है। पहले मैं गार्डन में पढ़ाया हुआ हूँ। केपी कॉमर्स के नीचे एक कॉलेज के पास एक गार्डन था, वहाँ पढ़ाता था। कभी कोई एक रूम भाड़े पे लेके पढ़ाया हुआ हूँ, और तब से भी कई बच्चों को हमने पढ़ाने में मदद की। और उसका मुझे सौभाग्य लगता है कि ऐसे बच्चे जो काफी तकलीफ से संघर्ष करते हुए, पर कभी भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, अपना संघर्ष नहीं त्याग किया, और वो मेरे लिए भी एक मिसाल बनते हैं कि क्या कर सकता है एक इंसान। जैसे हमारा एक विद्यार्थी प्रशांत सेट्टी, उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, उसके पापा एक फैक्ट्री में वर्कर थे सूरत में, और उनकी तबीयत खराब चलती थी। 6 महीने तक कैंसर से वो जूझते रहे, और उस लड़के की सीए फाइन की परीक्षा के सिर्फ 2 महीने पहले उनके पापा गुजर गए कैंसर से। अब उनके उड़ीसा में ऐसा था कि गांव में ले जाके पापा का अंतिम संस्कार करना, वहां पे सबको परिवार वालों को बुलाना, सारा क्रियाक्रम करना, उसमें वो बच्चा फाइनल की परीक्षा के लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई नहीं कर सका। और इतना बड़ा एक ट्रॉमा किसी के लिए होना कि अपने पिताजी को खो देना, और वो भी घर की स्थिति इतनी कमजोर होना। एक छोटे से रूम में उनका परिवार रहता था सूरत में फैक्ट्री के पास। फिर भी उस लड़के ने सीए फाइनल की परीक्षा को प्रथम प्रयास में पास किया, और बहुत ही उसमें आप देखेंगे तो एक ताकत, एक जुनून, एक जुस्सा दिखाई देगा। और आज एक अच्छी कंपनी में सीए बन के एक अच्छा योगदान कर रहा है, कार्य कर रहा है भारत में ही। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ जुड़े हैं राहुल एंड रोहित मिसल, दोनों जुड़वा भाई है। बिल्कुल लग ही रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बड़ा कौन है भाई? ये बड़ा है, कितनी मिनट बड़ा है? 8-10 मिनट। अच्छा, तो राहुल और दोनों ब्रदर हैं। एक प्लम्बर के व्यवसाय में उनके पिताजी हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से आगे बढ़कर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है। आज एल&टी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने एक एक जगह पर एक अपना अच्छा अलग स्थान बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले राहुल, आप बड़े हो ना, ये बताएं आप कौन, आपका नाम क्या? रोहित। तो रोहित, आपकी स्टोरी क्या है, थोड़ी बताइए, और किस तरह से रवि चौचरिया जी का जो ये स्टार मिशन है वो आपको जीवन में मदद हुआ? तो जैसे पहले हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो मतलब हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे? गवर्नमेंट स्कूल में। कौन सी स्कूल में पढ़ते थे आप? बीसू में प्राथमिक शाला है, नंबर 121 तो लेकिन अभी उनका नाम भी होगा ना? हाँ, गुरु विजय वल्लभश्वरी महाराज प्राथमिक शाला। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे तो बताइए। हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की।
फिर मेरे पापा ने बोला कि हमें कि मैं तो प्लम्बर कर रहा हूँ लेकिन तुम दोनों को तो आगे मतलब बढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ होगा। तो हम 12th तक तो पढ़ाई की। हम कौन सी 12th स्कूल में पढ़े आप? फिर 12th तक हमने शारदा स्कूल में पढ़ाई की। शारदा पिपलोद में। पिपलोद में। वेरी गुड। दोनों ने? हाँ दोनों ने। बहुत अच्छा। तो फिर मतलब 12th तक तो हमें पता नहीं था सीए क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसा। हम 12th के बाद वही सोचे थे कि भाई मतलब कोई भी एक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मतलब अच्छी एक पोजीशन हमें लेनी है। तो हमने बहुत सर्च किया तो रवि सर के बारे में पता चला, सीए के बारे में पता चला। तो इधर आए तो सीए स्टार्स वगैरह सब जो है प्रोग्राम, इन सब के बारे में पता चला। रवि सर से मीटिंग हुई तो उन्होंने मतलब बोला कि आप इसमें एनरोल करो, आपका अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों ने किया और दोनों पे एक ही जगह पे इंटरेस्ट पड़ा। मतलब इसको भी सीए करना था, मुझे भी सीए करना था। वेरी गुड। फिर ऐसा हो गया, हम दोनों जब मीटिंग हुई तो फिर हमने डिसाइड किया दोनों ही कर लेंगे। तो फिर हमने सीए स्टार्स में एनरोल किया। उसमें भी ऐसा हुआ कि मेरा कुछ क्राइटेरिया की वजह से मीट नहीं हो रहा था, हाँ। मींस थोड़े कुछ मार्क्स की वजह से मीट नहीं हो पा रहा था क्राइटेरिया जो हमें सीए स्टार्स के लिए एप्लीकेशन के लिए देना होता है। तो सर से एक बार बात हुआ, सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, एक बार मुझसे मिलो, बात करो, तो एक बार बात आगे बढ़ेगा कुछ। तो एग्जाम वगैरह दिया, सर ने हमारा इवोल्यूशन किया, तो उसके बाद सर ने हमें सिलेक्ट कर दिया। जी ये रवि जी, आप जब किसी बच्चों का सिलेक्शन करते हैं तो उनका आर्थिक क्राइटेरिया आप किस तरह से मापते हैं? कि फिर किसी ने बोल दिया कि मुझे अप्लाई करना है और अगर वो बंदा कैपेबल भी हो फिर भी आपको अगर गुमराह करने की कोशिश करना है, ऐसा? उनके घर का विजिट करते हैं अच्छा। और उनके घर की पूरी जानकारी लेते हैं और उनका स्कूल कहाँ से हुआ है, उनके पिताजी कहाँ काम करते हैं, वहां जाके पता करते हैं। तो हम लोग 1 महीने तक पूरा उनका विश्लेषण करते हैं और जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग और नीडी बच्चे दिखते हैं उन्हीं को ही इस प्रोग्राम में सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, तो फिर आपकी स्टोरी में आगे बढ़े। हाँ, तो जैसे फाउंडेशन फिर इंटर, मतलब हमने तीनों लेवल फर्स्ट टाइम में पास किए। आपने दोनों ने? अरे वाह। और दोनों ही हम अभी 21 की एज में दोनों ही ने सीए कंप्लीट कर लिया। क्या बात है। फिर इंटर्नशिप कहाँ किया? इंटर्नशिप हमने यही जो बेसिक इधर सी आर्टिकल रवि सर ने गाइड किया था हमें, और सीए अजय अग्रवाल एंड नीरज भैया करके थे, उनके अंडर हमने आर्टिकल सीख किया। जी, दोनों ने अलग अलग जगह आर्टिकल नहीं, सीए अजय अग्रवाल नीरज भैया की सीए फर्म है। अच्छा। और सीए अजय अग्रवाल अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, नीरज भैया दोनों सीए, हाँ। वो भी मेरे पास ही पढ़े हुए हैं। और अजय अग्रवाल भी सीए स्टार्स के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने Yes. पिता को कैंसर में खो दिया था ओह, और आज वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में अलग अलग शहरों में भी कार्य ले रहे हैं। तो और- उनके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग की, वेरी गुड वेरी गुड। तब वो ज्योत से ज्योत जग रहे हैं। वाह। तो फिर आपने फिर सीए कहाँ ज्वाइन, सीए करने के बाद आपने नौकरी कहाँ पर जॉब अप्लाई किया? अभी मैं एचडीएफसी बैंक में नहीं, पहले अप्लाई कहाँ किया था? पहले अप्लाई मतलब कैंपस इंटरव्यू सारे हो गए, हाँ फिर ऑफ कैंपस भी बहुत जगह पे ट्राई किया। हाँ। और मतलब बहुत सारे मिले भी, लेकिन जो चाहिए था मतलब जिस लेवल का चाहिए था तो वैसा नहीं मिला मेरे को। बेसिकली बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस का मैं ज़्यादा फोकस था मेरा। तो मैंने फिर क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट की पोजीशन चूज की। तो अभी मैं मतलब बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स है, सफारी हो गया मतलब एग्जाम्पल के लिए, और जो टेक्सटाइल मिल्स है या फिर केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सब में मतलब फंडिंग रिक्वायरमेंट जो होती है जिस हिसाब से होती है उन सब पे प्रोवाइड करता हूँ। मतलब आप अभी एचडीएफसी बैंक में हो? यस। कौन सी ब्रांच में हो? बड़ौदा में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जो पूरा। लेकिन आप बड़ौदा बंद पढ़ते हो या यहाँ पढ़ते हो? नहीं, मैं अभी बड़ौदा में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर जॉब करते हो। वेरी गुड। आपकी क्या पोजीशन है? मेरा अभी लार्सन एंड टुब्रो में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रोल में है, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट्स का रहता है, फाइनेंशियल क्लोजिंग्स का रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो हमें एनेक्शर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं वो सब वर्क हमारा मेनली रहता है। एंड अभी थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहा है वर्ल्ड, तो उस तरह से एलएनटी भी ऑटोमेशन वगैरह में इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों की स्टोरी में एक बात है, अगर रवि सर का हाथ नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, ये कहना चाहते हैं आप? Yes. बराबर है। तो दर्शक दोस्तों, ये दोनों भाई राहुल एंड रोहित मिसल अपने विचार। हाँ, मिसल मतलब वो जो सरनेम है महाराष्ट्र है। Yes. तो पहले आप कहाँ से थे? हम बेसिकली बुल्ढाना करके है जिला, जिला। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। विदर्भ एरिया विदर्भ एरिया में। बराबर है। लेकिन फिर आप पिताजी सूरत आ गए थे। पिताजी सूरत आए। कितने साल पहले आए थे? पिताजी को 25 साल हो गए। अच्छा, तो फिर यहीं पे स्थायी हो गए हाँ। और आप अभी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी है आपकी, और द बेस्ट, आप जीवन में खूब आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। रवि चौचरिया के ये सीए स्टार के प्रोग्राम का नतीजा आप दोस्तों देख रहे हैं। तो रवि सर,
कभी ऐसा होता है कि ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्होंने पैसे वाले हो जाते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारी जो फीस बाकी रह गई थी वो हम आपको लौटा रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? कुछ बच्चे कहते हैं, लेकिन मैंने इसमें पैसे नहीं लेने का नियम रखा है। तो मैं बोलता हूँ आप दूसरे किसी बच्चों को मदद करिए। हाँ। आप पैसे तो मैं नहीं लूंगा, ना मैं आपसे कोई है ना बॉन्ड साइन कराया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम अगर कुछ दे रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए और उसके बदले हम उससे कोई भी कमिटमेंट नहीं लेते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वो बच्चे आगे सोसाइटी के लिए, देश के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन करें, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक पूरा एक योगदान है, एक सॉलिड प्रोफेशनल है। हम जानते हैं हमारे देश की आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनने के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था को पार्लियामेंट ने स्थापित किया था। तो जैसे कोई घर बनाने के लिए पहले वित्त व्यवस्था करनी पड़ती है, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए भी जो उसकी वित्त व्यवस्था है उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रैक्टिस से लेकर, कॉर्पोरेट से लेकर, अपना भी कोई व्यवसाय करे तो उसमें भी, जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो सिग्नेचर की पावर है वो एक प्राइम मिनिस्टर के भी सिग्नेचर से ज्यादा है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत एथिकल काम करता है तो कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड होने से रोक सकता है, लोगों को उनके पैसों का सही तरीके से उपयोग करने में मदद कर सकता है। सरकार को टैक्स कलेक्शन का जो पूरा सिस्टम है उसमें आईसीआई बहुत अच्छे सलाह देती है सरकार को, सरकार आईसीआई की सलाह को मानती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिर्फ पैसे कमाने का खुद के लिए ही नहीं, बट एक इनडायरेक्टली भी पूरे व्यवसाय में एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप खुद एसईसीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो आपने तो इंडस्ट्रीज में देखा ही कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना रोल है। तो दर्शक दोस्तों, एक के बाद एक बच्चों को मिलते हैं। सीए जो स्टार मिशन चला रहे हैं रवि चौचरिया जी का, और एक और चमत्कार को मिलता है। आरसीआई रवि चौचरिया इंस्टीट्यूट और सीए रवि चौचरिया और उनके सीए स्टार प्रोग्राम की उपलब्धियां, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और होनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुशल मावापुरी। कुशल एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर होना ये कोई मतलब छोटी बात नहीं है, अपना हुनर होना चाहिए। उनका पिताजी का ये हुनर है, तो आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, फिर भी उनके पिताजी का ऑटो रिक्शा का काम जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू है। और सूरत की जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएम एस्ट्यूट कंसल्टेंट, जो कि सीए नीरव जोगानी की फर्म है, उनमें कुशल अभी कार्यरत है। तो कुशल, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, किस तरह से आपने ये पसंद किया सीए स्टार में आना, वो प्रोसेस क्या था, किस तरह से आप सिलेक्ट हुए, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे, तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं वो भी आप बताएं। सर, सबसे पहली चीज़, मैंने 10वीं से डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए बनना है। और दूसरी चीज़, 12वीं पास की तब पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि फीस का खर्चा उठा सके। लेकिन 10वीं कहाँ से पास की आपने? 10वीं मैंने प्राणा बचकानी वाला विद्या, अच्छा, खरवर नगर खटोदरा। यस, वेरी गुड। रीटा बेन फूलवाला के हाँ, प्रिंसिपल अभी वो रिटायर्ड हो गई है, बराबर है। और तब कितना मार्क्स थे आपके 10वीं में? 10वीं में 84% थे। वेरी गुड। 12वीं में कितने? 12वीं में 81% थे। 12वीं कहाँ से की आपने? वहीं से। वहीं से की। फिर बाद में आपने कॉलेज नहीं ज्वाइन की? कॉलेज ज्वाइन किया। और कौन सी कॉलेज? डीआरबी कॉलेज। डीआरबी कॉलेज, यस सर। फिर और फिर कॉलेज ज्वाइन करके साथ ही सीए का भी कोर्स जर्नी स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं पापा को यहाँ पे लेके आया था, तब रवि सर के साथ मुलाकात हुई थी पापा से। पापा ने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को सीए करवाना चाहता हूँ। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यही ऑफिस में रवि सर ने उनकी जो फीस थी उनका विदाउट एनी फर्दर इंक्वायरी और उन्होंने उन्होंने अपनी फीस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो तुरंत ही, विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, यस, तो उन्होंने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फिर मैंने फाउंडेशन पास किया, इंटरमीडिएट चालू किया। इंटरमीडिएट में इसी ऑफिस में बाहर ही सर को मैंने बोला कि सर मेरा सीए स्टार्स में एडमिशन करवाना, पापा का थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है। तो उन्होंने तुरंत ही खड़े ही विदाउट एनी इंक्वायरी और तुरंत एडमिशन करवा। फाउंडेशन के बाद परफॉर्मेंस अच्छा लगा हमको, हाँ, तो हमने इंटर और फाइनल में तीनों लेवल पे सिलेक्शन करते हैं। कि समझो कोई बच्चा हमको लगता है इंटर से हमको लग रहा है कि अब पिकअप करना है उसको, तो इंटर से फिर पिकअप कर लेते हैं। फिर इंटरमीडिएट पूरा 1 साल और फाइनल पूरा 3 साल 4 साल हो जाता है। बराबर। हाँ, तो तुरंत ही उन्होंने सीए स्टार्स में एडमिशन दे दिया। और फिर मैंने पढ़ाई चालू कर दी और काम करता गया, मेहनत करता गया। और
आज यहाँ मुकाम पे पहुंच वाह, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बने? जनवरी 26 फिर वहां से जर्नी आगे कहाँ कैसे बढ़ाई? मार्च में रिजल्ट आया, फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया सब जगह पर, और फिर अभी जो मैं RSM कंसल्टिंग में एज असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट ऑडिट के डिपार्टमेंट में हूँ। तो वहां पर कैसे सिलेक्शन हुई? कैंपस इंटरव्यू हुआ था, क्या हुआ? नहीं, ऑफ कैंपस, आउट कैंपस, मतलब उनकी इंक्वायरी आई होगी। रेफरेंस के थ्रू गया था। एक्चुअली मेरे पापा जो है उनके फ्रेंड, उनके रिलेटिव वहाँ पर काम करते हैं, बराबर। तो उनके रेफरेंस के थ्रू गया था। और आज अच्छी खासी आप लोग कमाई कर लेते हो। तो पापा अभी भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ, सर, पापा भी। कितनी उम्र है उनकी? 51। 51। कितने साल तक रिक्शा चलवाओगे उनके पास? बस अभी जुड़वानी है सर। जुड़वानी है। हाँ। फिर पापा को अच्छी तरह से कहीं और जगह पे तो बिताना पड़ेगा, 51 साल का रिटायरमेंट थोड़ा हो नहीं, जाएगा। नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने की, और आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए इस Thank you पुण्य so much, कार्य sir. में। और ये जो फर्म है वो छोड़ने का सोचना मत, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो ऐसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बहुत लंबे साल तक यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो। रवि जी, ये इसलिए मैंने कहा कि आजकल जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही मतलब जंपिंग डाउन होते हैं। आज 50,000 मिला, कल 60,000 मिलता है तो नौकरी छोड़ देना, 60,000 से 75,000 मिलता है तो नौकरी बदल देना, ये एक ट्रेंड बन गया है। आप कुछ उन लोगों को उपदेश देते हो कि नहीं देते हो कि ऐसा मत करो मैं उसमें या ऐसा ही करो? नहीं, मैं उसमें एक चीज कहता हूँ कि आप देखिए कि भले अभी आपको तुरंत कहीं और जंप दिख रहा हो, लेकिन अगर आपको आज से 4-5 साल बाद लगता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसमें आप एक फैमिली की तरह उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हो और आप उसमें एक बड़ा योगदान करके फिर आपको भी देखिए, हम कुछ देंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हम डायरेक्टली रिटर्न एक्सपेक्ट करें कि મને શું મળે છે ચાલે નહીં, હું શું આપી શકું છું जो मुझे लगे कि मगर मुझे लगता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क कर सकता हूँ, ये कल्चर मेरे सेट होता है। नेचर को सूट करता है और ये वर्क जो मैं कर रहा हूँ ये वर्क में मैं आगे और प्रोग्रेस कर सकता हूँ और मैं उसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो वी शुड सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टर्म इन वन ऑर्गेनाइजेशन और फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें आप कहाँ तक आगे जा सकते हो। So I will rather tell to stick to one organization as much as possible unless and until आपको ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई टॉक्सिक माहौल हो जाए या फिर आपको लगे कि आप उसमें कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो बात अलग है। अदरवाइज राइट, एक और प्रश्न पूछना तो चाहता हूँ सीए स्टार के लिए, खास करके बच्चों को। ये बच्चे कौन सी उम्र तक बिना शादीशुदा नहीं होते हैं? ये लोग, उसमें कोई कंसेप्ट होता है उन लोगों का कि भाई हम 30 साल तक तो करेंगे ही नहीं शादी, 35 साल तक तो करेंगे ही नहीं? फैमिली उनका पर्सनल चॉइस है, कोई 24 में भी शादी कर रहा है, कोई 28 में भी कर रहा है, तो इसमें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, इट इज वेरी पर्सनल। बट आपके हिसाब से कौन सी सही उम्र होती है शादी करने की? आज के एज में लोग 25 to 27 के बीच में करते हो हैं। जानी चाहिए। हाँ, हो जानी चाहिए। हाँ, ये मतलब मैं आपसे उम्मीद हमारे करता समय था। 20 to 23 में कर देते थे। वो अलग बात है, वो तो मेरे बेटे ने भी 23 में कर लिया था, हाँ, लेकिन 25 और 27 के बीच में इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक लश्कर होता है हर एक लड़के या लड़की के चेहरे पे। वो लश्कर जब खत्म हो जाता है तब चॉइसेस फिर कम होने लगती है, फिर कॉम्प्रोमाइज पे और आ फिर जाता है। and आपको कंपैटिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है आफ्टर अ सर्टेन एज, बिकॉज आप पक जाते हो। थोड़े कम एज में आप फ्लेक्सिबल होते हो और आप अच्छी तरह से कंपैटिबल हो सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। तो कुशल, सॉरी टू इंटरप्ट। या प्लीज। आपने जैसे बोला कि आज की तारीख में सब लोग जंप करना चाहते हैं। जैसे मुझे अगर 50,000 यहाँ पे मिल रहा है, कल को अगर मुझे 7,000 मिल रहा है, मैं वहीं पर चला जाऊंगा। इसका एक सिंपल सा रीजन है, लोगों को ना आज की जो पीढ़ी है, हम जैसे लोगों को, यंगस्टर्स को, उनको ना कम समय में ज्यादा पैसा बनाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो ये नहीं देखते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, आज मुझे कम मिल रहा है लेकिन जो मुझे सीखने को मिल रहा है वहां से वो एकदम गोल्डन है। मतलब राइट, लेकिन कुछ तो पूरी जिंदगी जॉब ही करना है पसंद नहीं, करोगे खुद कि का। या फिर खुद का करोगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दर्शक दोस्तों, ये एक और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सीए जॉब करने के लिए नहीं बना है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं। वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात बता दी उन्होंने। बताया भारतीय अर्थतंत्र को चलाने में सीए की जो महत्वपूर्ण Yes, sir. भूमिका ये यही होती है कि सीए जॉब करने के लिए नहीं है, सीए जॉब देने के लिए है। बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद आपका, बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया। एक और स्टार्स मिलेंगे, सीए रवि चौचरिया। और
RCI यानी कि रवि चौचरिया इंस्टीट्यूट में एक बड़ा मिशन शुरू किया है और वो है CA स्टार मिशन। तो रवि जी, आपके एक के एक बाद सितारे मेरे सामने आ रहे हैं और उनकी कहानी बताते हैं। अभी जो मेरे सामने है वो है फैनिल मावापुरी वाला, और एक जो है कि आज कैसे घर चलेगा, एक ऐसी परिस्थिति में से आपके जरिए वो आगे बढ़ रहा है, और अभी तो कुंभज जैसी बड़ी कंपनी में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टाइल में है। दोस्तों, ये जो मैंने एक वाक्य बोला ना कि आज कैसे चलेगा घर, ऐसी परिस्थिति बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है। कल सुबह क्या होगा, कल सुबह का धान कैसे पकेगा, ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। लेकिन उन्हीं स्टोरी से बनता है एक सफल व्यक्तित्व। तो एक और सफल व्यक्तित्व मेरे साथ है, वो है फैनिल मावापुरी वाला। रवि जी, फैनिल का बैकग्राउंड थोड़ा पहले आप बताएंगे, बाद में मैं इनसे बात करूंगा। किस तरह से उनका सिलेक्शन आपने किया था? हम लोग सिलेक्शन में जैसे बच्चों का टैलेंट और उसका डिटर्मिनेशन देखते हैं। हम उन्हें कोई है ना कास्ट, रिलीजन, कोई बैकग्राउंड, कोई चीज़ नहीं देखते। एक ही चीज़ देखते हैं कि वो कितना पढ़ने के लिए ढगस में है। अगर किसी बच्चे का 90% नहीं 80% है, 70% भी है, पर अगर वो पढ़ने के लिए ट्रूली डिटरमाइंड है तो उस बेसिस पर ही हम उनको सिलेक्ट करते हैं। और फैनिल भी वैसा एक स्टूडेंट था, हमेशा स्माइलिंग फेस और हंसता खेलता, बट अंदर कितनी तकलीफ होती है वो जानता है। कई बार हम सामने से आदमी को देखते हैं कि ये हंसता दिख रहा है या देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट हो सकता है उसका बैकग्राउंड बहुत मुश्किल वाला हो। तो फैनिल वो तो चार्ली चैपलिन वाली बात हो गई कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला अंदर से कितना दुखी था वो तो खुद ही जाने। हाँ, बिल्कुल। तो फैनिल, आपकी स्टोरी क्या है? सर, मैंने स्टार्टिंग से 10th 12th और सारा एजुकेशन प्राइमरी स्कूलिंग वो PS बचकानी वाला से ही की थी। अच्छा, रीता आप भी प्राणलाल हीरालाल बचकानी वाला? प्राणलाल हीरालाल बचकानी वाला। और मेरे 10th में 81% आए थे और 12th में मेरे 84% आए थे। फिर मतलब मेरे पापा डायमंड में है, तो उनका कैसा कि सरीन करके आता है, तो उसमें डेली वेजेस जैसा रहता है। तो कभी कभार 500 का होता है डेली का, कभी 300 का, कभी 700 भी होता है, कभी 200 भी हो, कभी छुट्टी के दिन नहीं, तो वैसा सब रहता है। डेली डायमंड वर्कर हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए। डेली वेज वर्कर जैसा ही तो है। मतलब अभी भी वही है? अभी भी वही है। और कौन सी फैक्ट्री में काम करते वो? HK करके है, हरे कृष्णा करके। हरे कृष्ण पर एक्सपोर्ट? वो नहीं, छोटी वाली है। अच्छा, लोकल है। हाँ। तो वहाँ पे काम करते हैं, शरीन मशीन पे वो काम शरीन करते पे। हैं। हाँ। तो फिर ऐसा था कि अभी क्या करे, 12th में तो ग्रांटेड से ही हो गया पूरा रीटा मैडम के अंदर। फिर मैंने अकाउंटेंसी की जॉब चालू की, और ड्यूरिंग अकाउंटेंसी की जॉब में फिर कुछ आता नहीं था उतना। फिर रीटा मैडम से ही मैं मिला। उन्होंने कहा कि तू ये क्या कर रहा है, तू मतलब नो डाउट है अच्छा है, तो तू कुछ मतलब पढ़ ऐसा। अभी कॉमर्स बैकग्राउंड में CA ही है। मैंने कहा मैडम ऐसे कहाँ से आएंगे, मतलब डेली का घर नहीं चल रहा, तो फिर पढ़ाई का तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा लाना पड़ेगा, तो क्या करे। फिर मैडम ने रवि सर का मेरे को कांटेक्ट दिया, और मैंने फिर डायरेक्ट यहाँ पे आया। पहले मैं अकेला ही आया था, तब थोड़ी बहुत बात की, फिर मम्मी पापा के साथ आया। फिर सर ने मतलब 2-3 बार क्वेश्चन के इंटरव्यू लिया, थोड़ी बहुत टेस्ट ली, फिर सिलेक्ट कर लिया। और फिर जो हुआ ना, पूरा मतलब पूरी स्टडी सर ने स्पॉन्सर की। तो ये कुछ मतलब ऐसा हुआ कि पूरा चेंज ही हो गया सिनेरियो उससे। बराबर है। तो ये जो लिखा है ना कि आज कैसे चलेगा घर, वो ऐसी परिस्थिति कब थी? वो अभी फाइनल की एग्जाम थी, उसके 1 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसकी वजह से उसका राइट एल्बो में कुछ हो गया था, मतलब तो उससे 3-4 महीने वो घर पे ही थे। तो अभी उससे हुआ का कि मेरा आर्टिकलशिप का 5-6 हजार का स्टाइपेंड आता है। बराबर। घर पे कोई कमाने वाला नहीं पापा के अलावा। दादा, बैकग्राउंड क्या है घर में? कौन घर में मैं, मेरे पापा, मतलब 5 जन है, दादी, पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो छोटे भाई की भी फीस, घर का खाना, मतलब क्या होगा क्या नहीं। और उसके बीच में मैंने सोचा भी था कि अभी नहीं करना है, स्टडी नहीं करना है। फिर मम्मी ने और उज्जवल ये है और वो मिलके रवि सर के साथ 1-2 बार बात की थी। रवि सर ने कहा तो पढ़, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा सब टेंशन मत ले। फिर ऐसे ऐसे करके तब वो बहुत ही मतलब
थोड़ा स्ट्रगल वाला फेज तब बहुत फेस हुआ था कि क्या करूं क्या और करूं। चारों साल तूने एब्सोल्यूट क्लियर कर लिया, कोई बीच में गैप नहीं रहा? मतलब मेरी इंटर में एक अटेम्प्ट लगी थी और फाइनल में भी अभी एक अटेम्प्ट लगी थी, पर वो भी तब भी सर ने सपोर्ट किया कि कुछ नहीं, मैं हूं ना, तू कर, हो जाएगा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तुम सीए बन गए, बाद में क्या किया तुरंत? अभी कुंभट में हूं मैं। नहीं अभी, लेकिन बीच में क्या किया? पहले अ, सीधे से कुंभट में हो गए? मतलब बीच में आईसीआईसीआई में था, पर फिर अभी कुंभट में तो स्विच कर कुंभट में आपने जॉब जॉब लिया तो हाँ। कैसे, आपको पता कैसे चला? सीधा हुआ कि recruitment? वैकेंसी आई थी, फिर लक्ष्मी सर के साथ ऐसा कांटेक्ट हुआ, फिर लक्ष्मी सर को सिर्फ मैंने सीए स्टार का ही बोला ना, तो तुरंत विदाउट इंटरव्यू उसने रवि Select सर से ही बात की होगी, क्या हुआ, दूसरे दिन ही फोन आया कि यू आर सिलेक्टेड। वाह, तो बहुत ही दिलचस्प हाँ। कहानी है और एक अच्छी सक्सेस की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है, बड़ी पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका भविष्य भी इसमें सुरक्षित है, सलामत है। आप बहुत बहुत आगे बढ़िए, ऐसी शुभकामनाएं। सीए स्टार की एक और स्टार यानी कि प्रिया जायसवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है, लेकिन इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कई सालों पहले सूरत आई थी। चलिए उनके मुंह से ही इनका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हो। सीए स्टार आपको कहाँ पर मददरूप हुआ, ये भी आप बताएंगे। मम्मी पापा मेरे आए थे 2003 में यहाँ पर। मेरी बहन जब बहुत छोटी थी, 15 दिन कहाँ की से आप लोग थी, बिलोंग करते हैं original? यूपी से। पापा का वहाँ एम्प्लॉयमेंट सही नहीं था तो यहाँ पे आना पड़ा। हम बनिया है तो मतलब ऐसे नौकरी या ऐसा कुछ नहीं करते, तो ऐसा था कि खुद का ही करना है। तो पहले यहाँ आए थे तो दाने चने की शॉप, दुकान चलाते हैं ना, कहाँ पर? पहले था, अभी तो हमने शिफ्ट कर दिया है। नहीं, लेकिन पहले दाने चने की शॉप कहाँ पर चालू की थी? ऐसा था कि वो जो लारी वाले लेते हैं ना, हाँ, उनको हम सप्लाई करते अच्छा अच्छा, हैं, ऐसा। वेरी गुड। तो मेरे मामा ये सब भी मतलब दाने चने की शॉप ऐसी वेरी ऐसी गुड। फैमिली से। अभी कहाँ पर है? अभी हमारी तो शॉप है, मतलब ग्रोसरी शॉप है किराने की, वहाँ पे शिफ्ट हुई तो है। अभी आप रहते कहाँ हो? रहते हैं नानपुरा में। नानपुरा में रहते हो, वेरी गुड। तो बताइए आपकी कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आए? ये रवि सर कहाँ पर बीच में आ गए, कैसे आ सर गए? आगे बीच में ऐसे कि मैं फर्स्ट टाइम की एग्जाम थी बीकॉम की, तो उसके लिए मैं कौन सी कॉलेज? वनिता विश्राम। वनिता विश्राम। हाँ, बहुत वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं स्टार्ट समझा रही थी। मैं रेगुलर स्टूडेंट ही कॉलेज जाती थी, तो मुझे आता था, जो दूसरे फ्रेंड्स थे उनको समझा रही थी। तो उन्होंने बोला कि तो फिर सीए क्यों नहीं ज्वाइन कर देती है? वेरी गुड। तो मैंने बोला भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे बोल मत, मन हो जाएगा मेरा ज्वाइन कर देगा। पहले से भी था। फिर मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, तुरंत ही दिसंबर में फिर मैं ऑफिस विजिट करने आ गई रवि सर की। रवि सर तभी अवेलेबल नहीं थे दिसंबर के मंथ में, तो स्टाफ से बातचीत हुई, फिर ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा है, और मेरे स्कोर्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, पर फिर भी सर ने मेरा डेडिकेशन देख के मुझे लिया। वेरी गुड। और उस मंथ में तो एग्जाम भी नहीं होती थी ना सर, सीए स्टार्स की दिसंबर मंथ में। अच्छा, तो सीधा ले specially लिया। मेरे लिए सर ने एग्जाम ली थी मैंने, हम्म। फिर सिलेक्ट कर लिया, फिर स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी सीए की यहाँ वेरी से। गुड। तो अभी आप कहाँ पर हो? अभी मैं राजेश भवाल एंड कंपनी में टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। टैक्स डिपार्टमेंट में हो। तो सर ये जितने बच्चे का मैंने बात की ना, उसमें शायद ऑलमोस्ट ऑल केसेस में आप यहाँ पर नहीं थे। मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, नहीं नहीं, काफी मतलब मेरे मैं जो प्रश्न पूछता हूँ वो अलग है कि क्लास में थे इसलिए शायद आप नहीं है, या कोई भी रीजन से आप बाहर होते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आपके जो स्टाफ है, आपके साथ जो आपके परिवार के जो सदस्य है, मेरे ख्याल से वो लोग भी ह्यूमन टच बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वो रिफर कैसे करते हैं आपको? हाँ, उनको भी लगा होगा कि इसकी दिलचस्प कहानी है, ये सीए स्टार की स्टूडेंट बन सकती हैं, जिनमें आपको कोई फायदा नहीं है, आपको तो उसमें कुछ देना है। मेरे ख्याल से ये ह्यूमन टच की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत पूरा सराहनीय कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पर ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट अपने बेटे को लेकर आया कि सर ये मेरा बेटा है, इसको तो रेगुलर फीस पे करके पढ़ाना है, पर मेरी फैक्ट्री में एक दूसरा वर्कर का बेटा है, उसको भी मैं लेकर आया हूँ, इसको आप अगर सीए स्टार से पढ़ा सको। बना सकते हैं। तो ये है कि आप अपने बेटे के लिए 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं, पर आप अपने एक वर्कर के बेटे के लिए बोल रहे हैं कि सर आप ये सीए स्टार्स में इसको अगर ले सको तो। Right. तो वो ह्यूमन टच हम सब में होता है, पर कहीं ना कहीं हम लोग के मानसिकता में ऐसा डाल दिया जाता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पर पैसों के साथ साथ जो समाज में हम अपने भाई बंधु को, अपने परिवार के साथ, अपने बाहर भी जो लोग हैं, उन सबको जितना सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ऊपर क्या है, हम कहते हैं हमें देश के लिए कुछ करना है। देश क्या है? देश तो नागरिकों के से बना हुआ ही तो एक समूह है। तो अगर हम अपने
साथ में जो अपने कंट्री मैन हैं, अपने जो देशवासी हैं, उनके लिए जो कर सकते हैं वही करना है। करना है। और एक बात मैं और बिल्कुल पूछना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से सूरत से बाहर भी ज्यादा लोग जा रहे हैं, क्या सूरत में अपॉर्चुनिटी की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, सूरत में भी अपॉर्चुनिटी है और बाहर भी होता है, पर बाहर इन लोग एक्सपोजर लेने जाते हैं कि हमें कुछ और भी नया सीखने को मिले। सूरत में तो रह के इन्होंने आर्टिकलशिप की, पढ़ाई की, सब कुछ किया, फिर ये मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर, यहाँ जाके और जो कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिस है वहाँ पर जाके इन लोग वर्क देख रहे हैं। क्योंकि सूरत में कॉर्पोरेट्स के हेड ऑफिस नहीं है, बैक ऑफिस आना चालू हो गई है। और वैसे तो सूरत बहुत ग्रो कर रहा है और सूरत के भी जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो आज कॉर्पोरेट लेवल पे वर्क करने लग गए हैं। और सूरत में बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स, कई बड़े बिजनेस हाउसेस, दे आर नाउ एज लाइक कॉर्पोरेट्स। तो अब सूरत में भी कई सीएस वर्क करने लग गए हैं और सूरत के बाहर वो एक्सपीरियंस गेन करके फिर सूरत में आ जाते हैं। तो दर्शक दोस्तों, ये प्रिया जायसवाल की एक अलग कहानी के साथ सीए स्टार का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। रवि जी, आप सीए स्टार को आगे बढ़ाते रहे, समाज सेवा इसी के जरिए आप करते रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया निखिल सर।